हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एएनसी एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उनको समझने की कोशिश करेंगे और सही आंसर चूज करने की कोशिश करते हैं और रैशनल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इनिशिएट एन इंट्रावीनस आईवी लाइन कनेक्टिंग ए हाई डोज ऑफ पोटेशियम क्लोराइड using an IV infusion pump. While preparing to plug the pump cord into the wall, the nurse find that no receptacle is available in the wall socket. The nurse should take which action? प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछना चाह रहा है? नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है कब, जब एक पेशेंट है जिसको पोटेशियम का इन्फ्यूजन लगना है, लेकिन पोटेशियम का इन्फ्यूजन पंप लगाने के लिए क्या नहीं है, एक रिसेप्टेबल बोर्ड नहीं है जिसमें इन्फ्यूजन पंप का जो प्लग लगने वाला है वो रिसेप्टेबल अवेलेबल नहीं है, वॉल सॉकेट नहीं है। तो उस केस में नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए, इनिशिएट द आईवी लाइन विदाउट द यूज ऑफ ए पंप। ऑप्शन बी क्या है, कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर असिस्टेंस। ऑप्शन सी क्या है, प्लग इन द पंप कोड इन द अवेलेबल प्लग अबव द रूम सिंक। ठीक है, यूज एन एक्सटेंशन कोड फ्रॉम द नर्सेस लॉन्च फॉर द पंप प्लग। ठीक है, जब भी अगर किसी भी इक्विपमेंट को कभी भी अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। क्योंकि अगर आपने इसमें लापरवाही करने की कोशिश की तो उस केस में क्या होगा, यहाँ इस केस में क्या हो सकता है, इसमें फायर हो सकती है। ठीक है, क्यों कि क्या कर रहे हो तुम, यूज एंड एक्सटेंशन कोड फ्रॉम द नर्स लॉन्च टू द प्लग द पंप, ये नहीं होगा क्योंकि फायर सेफ्टी नहीं है इसमें। हो सकता है कि फायर हजार्ड हो जाए, आग लगने की संभावना है। दूसरा, प्लग इन द पंप कोड इन द अवेलेबल प्लग अबव द रूम सिंक, नहीं, ये भी हजार्डियस कंडीशन है। तीसरा, कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर द असिस्टेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर द असिस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या था, इनिशिएट द आईवी लाइन विदाउट द यूज ऑफ द पंप। ठीक है, अपन क्या दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, और पोटेशियम क्या होता है, हाई इरिटेबल कंटेंट है पहली बात तो। ठीक है, और पोटेशियम को विदाउट इन्फ्यूजन पंप नहीं देते हैं, विदाउट इन्फ्यूजन पंप के नहीं दिया जाता है, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ही देते हैं। तो आईवी लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको नहीं दे सकते। दूसरा, और जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या बता रहे हैं कि इसमें खतरा है किस चीज़ का, फायर होने का, किसमें, डिपार्टमेंट के अंदर। तो उस केस में केवल नर्स का जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है वो ये होगा, कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर असिस्टेंस। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर to restrain a client and instruct an assistive personnel to apply the safety device to the client. Which observation of unsafe application of the safety device would indicate that further instruction is required for the AP? ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, इसमें पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको नर्स ने देखा, उसके प्रिस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है, प्राइमरी हेल्थ पर लिखा है कि उसको रजिस्टर्न करना है। रजिस्टर्न करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है नर्स, किसको कर रही है, असिस्टिव पर्सनल को। ठीक है, कौन सी सेफ्टी डिवाइस के लिए, रजिस्टर्न के लिए। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो अनसेफ है, किसके लिए, उस सेफ्टी डिवाइस को अप्लाई करने के लिए पेशेंट के ऊपर, जिसके लिए और उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, प्लेसिंग ए सेफ्टी नॉट इन द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप। ऑप्शन बी, सेफ्टी सिक्योरिंग द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप टू द साइडल्स
ऑप्शन सी अप्लाइंग सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप्स that do not tighten when force is applied against them. Option D securing so that two finger can slide easily between the safety device and the client skin. ठीक है, तो इसमें जो प्लेसिंग है सेफ्टी नॉट इज द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप, ये सही है. ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सेफ्टी सिक्योरिंग द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप टू द साइडल्स. कभी भी रिस्ट्रेन को पेशेंट की साइडल्स के साथ में अटैच नहीं करते हैं, क्योंकि बाई चांस या बाई मिस्टेक क्या हो गया, साइड रेल्स जो लगी हैं बेड में, साइड रेल्स जो लगी हैं बेड में वो अगर स्लाइड हो गई, ठीक है, या फिर गिर गई, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को इंजरी होने के चांस है. इंजरी के चांस है, क्यों कि आपने उसको साइड रेल से बांध रखा है पेशेंट को. ठीक है, उस केस में अगर साइड रेल्स अगर नीचे गिर गई बेड से, अगर साइड रेल्स स्लाइटली नीचे गिर गई, तो उससे क्या होगा, जो आपने पेशेंट को बांध रखा है या उसको रिस्ट्रेन कर रखा है, उस केस में उसको और इंजरी होने के खतरा है. तीसरा ऑप्शन क्या है, अप्लाइंग सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप दैट डू नॉट टाइटन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अगेंस्ट देम. बिल्कुल सही है. ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है. ठीक है, इस केस में केवल क्या सही नहीं है, सेफली सिक्योरिंग द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप विद द साइड रेल्स. तो कभी भी रिस्ट्रेन को साइड रेल के साथ में नहीं बांधा जाता है. अगर ऐसा कुछ आपकी एपी बता रही है तो उस केस में उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द एपी. इतना समझ में आ गया कि कभी भी रिस्ट्रेन को साइड रेल के साथ में नहीं अटैच करते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. आज का अगला क्वेश्चन क्या है, The community health nurse is providing a teaching session about anthrax. ठीक है, to members of the community. एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो प्रोवाइड कर रही है टीचिंग सेशन किसके लिए, एंथ्रैक्स डिजीज के लिए. ठीक है, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड आस्क पार्टिसिपेंट्स अबाउट द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. तो क्या पूछ रहा है अल्टीमेटली, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ रहा है, किस चीज़ का, एंथ्रैक्स का. ठीक है, विच आंसर बाय द पार्टिसिपेंट वुड इंडिकेट दैट टीचिंग वाज इफेक्टिव. तो ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जो पार्टिसिपेंट अगर उसको जवाब देंगे तो उससे लगेगा कि ये जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सही है इसको इस केस में. ठीक है, ऑप्शन ए बाइट फ्रॉम टिक्स और डीर फ्लाइज. ऑप्शन बी इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स. ऑप्शन सी थ्रू ए कट और absorption in the skin. Option 4 direct contact with an infected individual. Option 5 sexual contact with an infected individuals. Option 6 ingestion of contaminated undercooked meat too. ठीक, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एंथ्रैक्स है, एंथ्रैक्स किसकी वजह से होता है, एंथ्रैक्स किसकी वजह से होता है, एंथ्रैक्स कॉज्ड वाई किससे, बैसिलस एंथ्रासिस. ठीक है, ये किससे होता है, बैसिलस एंथ्रासिस से होता है. और ये किसके थ्रू होता है, कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड through the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम और किससे होता है, और एब्रेशंस इन द स्किन. ठीक है, और थ्रू दी लंग्स. ठीक है, तो जो एंथ्रैक्स होता है वो उसका ट्रांसमिशन किस से होता है, ये किससे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है. ठीक है, और किसके थ्रू होता है, एब्रेशंस, अगर स्किन पर कोई मार्क है उसकी वजह से, और क्या, थ्रू द लंग्स, इनहेलेशन की वजह से. ठीक है, अब इसमें अपन को ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन है. ऑप्शन ए बाइट फ्रॉम द टिक्स और डीर फ्लाइज नहीं होगा इससे.
ऑप्शन बी इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था अभी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, थ्रू द कट और एब्रेशन इन द स्किन, ये भी होगा क्योंकि स्किन के एब्रेशंस की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, ठीक है, और फ्लाइज से भी नहीं होता है। ऑप्शन 5 है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, नहीं, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। ऑप्शन 6 है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड अंडर कुक्ड मीट टू, तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हो गया, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 2 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर की अगर जो पार्टिसिपेंट्स है वो अगर इसका रिप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि इसकी जो टीचिंग है वो क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है, टीचिंग बाच इफेक्टिव, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता, ये किस किस के थ्रू नहीं होता, पर्सन टू पर्सन नहीं होता, ठीक है, और कैसे नहीं होता, ये किसी चीज़ के काटने से, बाइट्स किसके काटने से, फ्रॉम टिक्स एंड डियर फ्लाइज, ठीक है, इनके काटने से ये नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है, एंथ्रेक्स कॉज बाई बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्रेशन इन द स्किन और थ्रू द लंग्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज गिविंग रिपोर्ट टू एन असिस्टिव पर्सनल who will caring for a client in hand restraint safety device, क्या है, एक नर्स रिपोर्ट दे रही है किसको, असिस्टिव पर्सनल को, who will caring for a client hand restraint safety device, how frequently should the nurse instruct the AP to check the tightness of the restraint hands। एक नर्स है वो अपने असिस्टिव पर्सनल को सजेशन दे रही है कि आपको कितनी देर में इस रिस्ट्रेन को क्या करना है, चेक करना है, किसके लिए, इंस्ट्रक्ट द एपी चेक फॉर द टाइटनेस को देखने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या है, एवरी 2 आवर्स, ऑप्शन बी क्या है, एवरी 3 आवर्स, ऑप्शन सी क्या है, एवरी 4 आवर्स, और ऑप्शन 4 क्या है, एवरी 30 मिनट्स। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा एवरी 30 मिनट्स। अगर किसी पेशेंट को रिस्ट्रेन लगी हुई है, ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स 2018 में पूछा था, ठीक है, कि रिस्ट्रेन को कितनी देर में उसको उसकी टाइटनेस को चेक करते रहना चाहिए, तो एवरी 30 मिनट्स। अगर इसी में अगर आपसे पूछता है कि सर्कुलेशन, चेक फॉर सर्कुलेशन को देखने के लिए, पेशेंट के किसको देखने के लिए, सर्कुलेशन के लिए, तो इसको क्या करना चाहिए, एवरी 2 आवरली इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, एवरी 2 आवरली रिमूव करना चाहिए। देन क्या करना चाहिए, मसल्स एक्सरसाइज, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को रिस्ट्रेन लगा हुआ है तो उसकी टाइटनेस को देखने के लिए एवरी 30 मिनट्स उसको क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि जो उसकी जो आपने रिस्ट्रेन कर रखा है उसकी टाइटनेस ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल सेफ्टी के लिए उस डिवाइस को रिमूव करना चाहिए, कब, एटलीस्ट 2 आवर्स के अंदर, और उसके बाद उसको मसल्स एक्सरसाइज के लिए परमिट करना चाहिए, और किसके लिए करना चाहिए, सर्कुलेशन को प्रमोट करना चाहिए, सर्कुलेशन को प्रमोट करना चाहिए, किसके लिए, कि अगर कोई पेशेंट को रिस्ट्रेन लगी हुई है तो हर 30 मिनट में उसको चेक करना है, और क्या करना चाहिए, उसको हर 2 घंटे में उसको निकाल के उसकी मसल्स एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जिससे मसल्स में कोई स्टिफनेस ना आए। दूसरा, उसको सर्कुलेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि कोई सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। अदरवाइज और भी अगर इसमें कंडीशन तीसरी होती है तो जो आपकी हॉस्पिटल गाइडलाइंस है, हॉस्पिटल गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए,
हर आधे घंटे में, हर 30 मिनट में सर उसको चेक करना चाहिए टाइटनेस को। दूसरा, हर 2 घंटे में एक्सरसाइज करवानी चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए रिस्ट्रेन को, और सर्कुलेशन को प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई तीसरी कंडीशन है तो वो हॉस्पिटल गाइडलाइन आपकी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज रिव्यूइंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ एन इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट। एक पेशेंट क्या है, एक नर्स है, वो रिव्यूइंग देख रही है पेशेंट को, प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट। विच इंटरवेंशन इफ नोटेड इन द प्लान इंडिकेट द नीड फॉर रिवीजन ऑफ द प्लान। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको क्या लगा हुआ है, इसको लगा हुआ है इम्प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट लगा हुआ है। इफ नोटेड इन द प्लान इंडिकेट नीड फॉर रिवीजन ऑफ द प्लान। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको नोट करने के बाद पता लगेगा कि उसको और रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन ए, बियरिंग ग्लव्स व्हेन एम्प्टिंग द क्लाइंट्स बेड पान। ऑप्शन बी, कीपिंग ऑल लाइन्स इन द रूम अंटिल द इम्प्लांट इज रिमूव्ड। Option C, wearing a lead apron when providing direct care to the client. Option D, placing the client in the semi-private room at the end of hallway. तो इसके लिए अगर कोई पेशेंट है जिसको इम्प्लांट लगा हुआ है तो उसको हमेशा प्राइवेट रूम में रखा जाता है, ना कि सेमी प्राइवेट रूम में। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसिंग द क्लाइंट इन द सेमी प्राइवेट रूम एट द एंड ऑफ द हॉलवे। तो क्या है कंडीशन, क्या है कि रिवीजन ऑफ द प्लान। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम में रखा जाता है। ठीक है, प्राइवेट रूम में रखा जाता है, प्राइवेट बाथ दी जाती है, प्राइवेट बाथ। ठीक है, कब, जब पेशेंट को क्या हो, रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी क्लाइंट इसके एक्सपोजर में ना आए, क्लाइंट एक्सपोजर में ना आए अदर क्लाइंट। जिस पेशेंट को अगर रेडियल इम्प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है तो उस केस में उस पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी नहीं आए, तो उससे भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है, बियरिंग ग्लव्स व्हेन एम्प्टिंग द क्लाइंट बेड पान, ये जरूरी है। ऑप्शन बी, कीपिंग ऑल लाइन्स इन द रूम अंटिल द इम्प्लांट इज रिमूव, ये भी सही है। बियरिंग ए लीड एप्रन व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट, ये मैंने अभी बताया था कि उसको एक्सपोजर में नहीं आने देना है, किसी भी नर्स को इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है, प्लेसिंग द क्लाइंट इन द सेमी प्राइवेट रूम एट द एंड ऑफ द हॉलवे। तो इस क्लाइंट को जिसको रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है उस पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखा जाता है, ना कि सेमी प्राइवेट रूम में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर इनिशिएटेड फॉर ए क्लाइंट विथ हेल्थ केयर एसोसिएट नोजोकोमिकल इन्फेक्शन कॉज बाई मेथिसिलिन resistant Staphylococcus aureus MRSA. The nurse prepare to provide colostomy care and should obtain which protective item to perform this procedure. देखिए, अगर किसी पेशेंट को कोलोस्टोमी है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेशेंट को कोलोस्टोमी है और पेशेंट किसका है, MRSA का है। MRSA क्या होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ये इन्फेक्टेड पेशेंट है और इसको कोलोस्टोमी लगी हुई है। अब इसकी कोलोस्टोमी का इरिगेशन करना है या कोलोस्टोमी को क्लीन करना है या क्लियर करना है, उस केस में नर्स को क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की ज़रूरत है, ये इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, ग्लव्स एंड गाउन। ऑप्शन बी, ग्लव्स एंड गोगल्स। ऑप्शन सी, ग्लव्स गाउन एंड शू प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी, ग्लव्स गाउन गोगल्स एंड मास्क और फेस शील्ड। तो इस केस में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लव्स गाउन गोगल्स एंड
मास्क और फेस शील्ड। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें स्प्लैशेस हो सकता है। ठीक है, किसका, बॉडी सीक्रेशन का। ठीक है, कब, जब किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, कोलोस्टोमी की केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर अपन ग्लव्स लगाएंगे तो इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचेंगे, गाउन पहनेंगे तो फ्लैशेस अगर आएगा तो उससे बचेंगे, गोगल्स लगाएंगे तो आईज की तरफ जो फ्लैशेस आने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी इससे। मास्क और फेस शील्ड जो फ्लैशेस आने से, कुल मिला के इन चीज़ों से बच जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, म्यूकस आ सकता है कोलोस्टोमी के बैग से, है ना, और स्प्लैशेस ब्लड के आ सकते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड आ सकता है ना। तो इस केस में जो जो इक्विपमेंट उसको अपन को काम में आने वाले हैं वो सारी चीज़ें उसको पहनने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जो शू प्रोटेक्टर है वो इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, शू जो प्रोटेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने की इतनी नीड नहीं है। तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर चूज किया जाएगा वो बेस्ट आंसर होगा ग्लव्स, गाउन, गोगल्स एंड मास्क और फेस शील्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। द नर्स enters a client's room and find that the waste basket is on fire. The nurses enter a client in the room and find that waste basket is on fire. The nurse immediately assists the client out of the room. What is the next nursing action? ठीक है, तो फायर के केस में अपन क्या करते हैं, रेस करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, रेस करते हैं। अब इस केस में क्या है, इस कंडीशन में क्या कर रखा है, एक पेशेंट है जिसके रूम में क्या लग गया है, जो उसकी जो वेस्ट बास्केट है, जो कचरा पात्र है, उसमें क्या लग गई है, आग लग गई है। ठीक है, तो नर्स ने क्या किया, नर्स ने इमीडिएट असिस्ट द क्लाइंट आउट द रूम, क्लाइंटों को क्या कर लिया, रेस्क्यू कर लिया। तो इस केस में जो आर वाला पार्ट है वो ऑलरेडी नर्स कर चुकी है। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो अपन के आर ऑलरेडी हो चुका है, तो ए से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट द फायर अलार्म। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट द फायर अलार्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉल फॉर हेल्प। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस केस में नर्स क्या कर चुकी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपन को, एग्जाम अगर आता है तो, क्लाइंटों को आउट कर चुकी है, पेशेंट को, है ना, पेशेंट आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर फायर लगी है तो रेस्क्यू कर लिया है, तो एक्टिवेट द अलार्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से दिक्कत होती है, अदरवाइज क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, उसमें पूछना क्या चाह रहा है, कितनी लाइन का क्वेश्चन है उससे डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है अपन को उसका ध्यान रखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। 6 लाइन का क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, उसमें आंसर एक ही लाइन का होगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें पूरा आंसर छुपा होगा, अपन को सिर्फ उसको देखना है। पूरी लैंग्वेज क्या दे रखी है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन सारे नर्सिस के सब्जेक्ट, जितने भी नर्सिंग में सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, है ना, पीडियाट्रिक, सारी चीज़ें अपन यहीं पर क्लियर करवाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मदर कॉल ए नेबर who is a nurse. Tell the nurse that her 3 years old child has ingested liquid furniture polish. The nurse would direct the mother to take which immediate action. एक क्लाइंट है जिसके बच्चे को 3 साल का बच्चा है और उसने क्या पी लिया है,
लिक्विड फर्नीचर पॉलिश पी लिया है, अब उसके पड़ोस में कोई नर्स रहती है आप जैसी, उसको अगर उसने बताया है तो उस केस में वो नर्स क्या करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए इंड्यूज वॉमिटिंग, ऑप्शन बी कॉल एन एम्बुलेंस, ऑप्शन सी कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ऑप्शन डी ब्रिंग द चाइल्ड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन ज़्यादातर पॉइजन के केसेस में अपन क्या करते हैं, वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पॉइजन के केस में। लेकिन इस केस में क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको ये देखना है कि कंडीशन क्या है और क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ये क्या है, लिक्विड फर्नीचर पॉलिश है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक लाइक एसिड है और क्या है, पेट्रोलियम कंटेंट पॉलिश होगी, क्योंकि क्या है, फर्नीचर पॉलिश है तो पेट्रोलियम कंटेंट होगा। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है पेट्रोलियम वाली हो गई, एसिड हो गई, तो उस केस में अपन जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हो सकता था, लेकिन इस केस में ये नहीं होगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। क्या हो जाएगा, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इज द राइट आंसर, ठीक है। वॉमिटिंग इसको नहीं करवाएंगे, क्योंकि वॉमिटिंग अपन और किस केस में नहीं करवाते हैं, वॉमिटिंग अपन अनकॉन्शियस पेशेंट में भी इंड्यूस नहीं करते हैं। अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तो उसमें भी जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, the emergency department ED nurse receive a telephone call and is informed that a tornado has hit a local residential area and that numerous casualties have occurred. The victim will be brought to the emergency department. The nurse should take which initial action? तो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्राइस का क्वेश्चन है। क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या आया, कॉल आया है, कहाँ से, आउटसाइड से, रिसीव ए टेलीफोन कॉल एंड इन्फॉर्म किया गया किस चीज़ को, कि जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो क्या होता है, बवंडर, तूफान या बवंडर, ठीक है, बवंडर हैज़ हिट ए लोकल रेजिडेंशियल एरिया, तो उसने लोकल रेजिडेंशियल एरिया की तबाही मचा दी है, ठीक है। दैट द न्यूमरस कैजुअलिटी, बहुत सारी कैजुअलिटी हैं जो हुई हैं, ठीक है। द विक्टिम विल बी बॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो क्लाइंट हैं उनको यहाँ पे इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जा रहा है। तो नर्स कौन सा इनिशियल एक्शन है जिसको लिएगी, सबसे पहले नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो इस केस में जो इनिशियल एक्शन है वो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए प्रिपेयर द ट्राइज रूम्स, ऑप्शन बी एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान स्पेसिफिक टू द फैसिलिटी, ऑप्शन सी ऑब्टेन एडिशनल सप्लाईज फ्रॉम द सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी ऑब्टेन एडिशनल नर्सिंग स्टाफ टू असिस्ट इन द ट्रीटिंग द कैजुअलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, तो इनिशियल प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर पूछेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान स्पेसिफिक टू फैसिलिटी। इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स टीम है उसको एक्टिवेट करेगी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे ट्राइज रूमों को, उसके बाद क्या करेंगे, एडिशनल सप्लाई ये नर्सिंग स्टाफ को अरेंज किया जाएगा, ठीक है, कैजुअलिटी को ट्रीट करने के लिए, उसके बाद सप्लाई भी की जाएगी। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो उस केस में एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था,
2019 में एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मेनिंजाइटिस। ठीक है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मेनिंजाइटिस एंड इम्प्लीमेंट्स विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन फॉर दिस क्लाइंट। एक पेशेंट है, वो किसका है? मेनिंजाइटिस का। ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब पेशेंट क्या है? किसका? मेनिंजाइटिस का है। ठीक है, ऑप्शन ए प्राइवेट रूम और कोहर्ट क्लाइंट, ऑप्शन बी पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी प्राइवेट रूम विथ नेगेटिव एयर फ्लो प्रेशर, ऑप्शन डी मास्क वन बाई स्टाफ व्हेन द क्लाइंट्स नीड टू लीव द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहले तो अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेनिंजाइटिस है, जो मेनिंजाइटिस है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाई किसके थ्रू? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो अपन को जो प्रिकॉशन लेने हैं वो किससे लेने हैं? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट रूम और कोहर्ट क्लाइंट। अब इस केस में क्या होगा? या तो उस पेशेंट को सेपरेट कर दो, ठीक है, या फिर उस पेशेंटों को, ऐसे पेशेंटों के बीच में रख दो जो ऑलरेडी इस डिजीज से संबंधित हैं। ठीक है, या तो पेशेंट को सेपरेट कर दो, या फिर इस पेशेंट को ऐसे पेशेंटों के साथ ऐड कर दो, उनके साथ उनको सेपरेट कर दो जो पेशेंट ऐसी ही डायग्नोसिस से संबंधित हैं। ठीक है, कोहर्ट किसको बोलते हैं? कोहर्ट होता है जत्था। ये पेशेंटों का ऐसा जत्था जहाँ पे कैसे पेशेंट हैं? मेनिंजाइटिस के ही पेशेंट हैं, उनके यहाँ पे या तो इसको शिफ्ट कर दो, या फिर अगर एक ही पेशेंट है तो इस पेशेंट को सेपरेट कर दो। जिससे क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट, जिससे जो इसका ट्रांसमिशन का वो है, पैटर्न है, क्या है? ड्रॉपलेट है, तो वो क्या है? किसी और पेशेंट में ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन डिवाइस। ठीक, तो पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन अगर डिवाइस, तो ये क्या है? ये इसमें क्या करते हैं? प्राइवेट नेगेटिव एयर फ्लो, है ना। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें क्या चाहिए अपन को? ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी पेशेंट को है ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या करते हैं? नेगेटिव एयर फ्लो की ज़रूरत होती है ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के लिए। तो प्राइवेट रूम विथ ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के लिए नेगेटिव एयर फ्लो वाला, प्रेशर वाला रूम अरेंज किया जाता है। किस केस में? जब पेशेंट अगर ट्यूबरकुलोसिस का हो। ठीक है, और मास्क वॉर्न बाई स्टाफ व्हेन द क्लाइंट नीड टू लीव द रूम। तो इसमें मास्क ऑन बाई द क्लाइंट होगा, ना कि स्टाफ। ठीक है, मास्क वॉर्न बाई क्लाइंट, नॉट स्टाफ। ठीक है, तो जो मास्क है वो क्लाइंट को पहनना है, ना कि स्टाफ को। ठीक है, कब? नॉट द स्टाफ व्हेन द क्लाइंट नीड लीव द रूम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर कोई पेशेंट मेनिंजाइटिस का है तो उसके लिए प्राइवेट रूम दिया जाए, या तो उस पेशेंट को ऐसे पेशेंटों के बीच में रखा जाए जो ऑलरेडी मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? द नर्स वर्किंग इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नर्स है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रही है। इज असेसिंग ए क्लाइंट हु रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम नाइजीरिया and presented complaining of a fever at the home, fatigue, muscle pain and abdominal pain. Which action should the nurse take next? अगर कोई पेशेंट है
और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या हुआ, रिसीव। पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो क्या है कि वो नाइजीरिया से वापस आया है, ठीक। और इसको जो कंप्लेंट है वो क्या है, फटीग है, मसल्स पेन है एंड एब्डोमिनल पेन है। और तो विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। पूरा क्वेश्चन किस में समेट के रह रहा है, नाइजीरिया में, इस साइन एंड सिम्टम्स में, और प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, बाकी असेसिंग इमरजेंसी रिसेंटली ये कुछ नहीं है, केवल क्या है, फटीग है, मसल्स पेन है, एब्डोमिनल पेन है, और पेशेंट कहाँ से लौटा है, नाइजीरिया से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो अपन को इस पे ही फोकस करना है। ऑप्शन ए, चेक द क्लाइंट टेम्परेचर। ऑप्शन बी, आइसोलेट द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम। ऑप्शन सी, चेक द कंप्लीट सेट ऑफ वाइटल साइंस। ऑप्शन डी, कॉन्टेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो किसके लग रहे हैं, पेशेंट क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री है, पेशेंट कहाँ से लौटा है, नाइजीरिया से। तो पेशेंट सस्पेक्ट है किस चीज़ के लिए, एबोला वायरस डिजीज के लिए। एबोला वायरस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या होते हैं, अपन उस पर भी ध्यान देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, इसमें वीकनेस होती है, ठीक है, इसमें मसल्स पेन होता है, ठीक है, वीकनेस होती है, मसल्स पेन होता है, इसमें वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, ठीक है, और क्या होता है, और होता है इसमें एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और वीकनेस हो सकती है, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें, हेडेक हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, फीवर हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, इसमें फटीग हो सकती है, वीकनेस हो गई, मसल्स पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्लीडिंग के चांस हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, फीवर हो सकती है, फटीग हो सकती है, ठीक। अब अपने इसमें क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, इसमें पेशेंट को क्या है, फटीग है, ठीक है, मसल्स पेन भी है, और क्या है, एब्डोमिनल पेन भी है, और पेशेंट कहाँ से लौटा है, पेशेंट को क्या है, फीवर भी है, ठीक है, और पेशेंट लौटा है नाइजीरिया से। तो ये सस्पेक्ट हो सकता है एबोला वायरस डिजीज के लिए। तो इतना अगर पता है तो फिर उस केस में क्या करना है, ऑप्शन ए, चेक द क्लाइंट टेम्परेचर, ऑलरेडी पेशेंट बता ही रहा है। फिर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है इसमें, आइसोलेट द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम, चेक द कंप्लीट सेट ऑफ वाइटल साइंस, ठीक है, कॉन्टेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इस केस में जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा वो होगा आइसोलेट द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम, ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट रिसेंटली ट्रैवल किया है कहाँ से, नाइजीरिया से, ठीक है, और जो क्लाइंट के जो सिम्टम्स हैं वो जो क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से, वो किसको सस्पेक्ट कर रहा है, एबोला वायरस डिजीज को। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो एबोला वायरस डिजीज में पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आफ्टर आइसोलेट द क्लाइंट, अगर क्लाइंट को आइसोलेट कर दिया है उसके बाद की जो चीज़ें हैं, चेक द क्लाइंट टेम्परेचर, चेक द कंप्लीट सेट ऑफ वाइटल साइंस, कॉन्टेक्ट द प्राइम, ये सारी उसके बाद की स्टेज है। इस केस में सिर्फ पेशेंट को अभी के लिए आइसोलेट किया जाएगा। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, नर्सिंग एक्शन कौन सा एक्शन है जो उसको नर्स के द्वारा लिया जाएगा, तो वो क्या होगा, आइसोलेट द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट
ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉट सेट 6। ओके, थैंक यू।